आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन यानी आज बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमला हुआ है। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पूर्वी मिदनापुर की मायना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्हें इस हमले में पीठ में चोट लगी है। ऐसा आरोप है कि बहुत ज्यादा तकरीबन 50 से ज्यादा टीएमसी के समर्थक वहां पर पहुंचे थे और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था, घेर लिया गया था। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। इस दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। इस घटना में उनकी गाड़ी के शीशे तक टूट गए। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में 30 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होने जा रही है। इसमें 171 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें 19 महिलाएं शामिल हैं। इस चरण में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर इसे राज्य की हॉट सीट उन्होंने बता दिया है और इसे टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का गढ़ भी माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि वो ममता बनर्जी को 50 से ज्यादा हजार वोटों से हराएंगे। डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। और सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा जो सवाल है सुमित मेहरोत्रा जी आपसे होगा, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला किया गया है, उनकी गाड़ी के शीशे तक टूट गए हैं, पीठ में उनको चोट आई है, आरोप सीधा टीएमसी के समर्थकों पर। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमारे देख रहे हैं सभी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है कि मिदनापुर के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के जो क्या नाम बताया था आपने? अशोक डिंडा। हेलो, अशोक डिंडा जी, अशोक डिंडा जी के ऊपर जो हमला होगा वो टीएमसी ने करा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खेल बहुत बढ़िया रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर ही पहले हमला करा दिया, फिर कहती है टीएमसी ने कर दिया। अभी कोई ऐसा वो हुआ नहीं है। अगर टीएमसी के लोग करेंगे तो टीएमसी के लोगों के हाथ में डंडा होगा, ऐसी होगी टीएमसी क्यों करेगी? क्यों मार करेगी? तो माहिर है ये भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर हमला करा दिया है। ठीक है सुरेश जोशी जी, बड़ा सवाल फिर अब आप पर उठता है, क्योंकि अगर बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला होता है, उनको चोट लगती है, किस आधार पर बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी के समर्थकों ने हमला करवाया है? सुरेश जी आवाज सुन पा रही मेरी? काजल जी, हाँ बोलिए बोलिए। बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब इस बात का होता है हाँ कि हमारे जो मित्र हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो खुद अपने पे हमला करवा रहे हैं, अपनी गाड़ी के शीशे तोड़वा रहे हैं, अपनी कमर तोड़वा रहे हैं, अपना सर तोड़वा रहे हैं। आखिर आश्चर्य इस बात का होता है कि क्या हो गया टीएमसी के लोगों को, कोई नैतिकता बची नहीं क्या? अब इनके पास जो है राजनीति करने के लिए नहीं है। राजनीति हम लोग राजनीति विकास पे कर रहे हैं, राजनीति मुद्दों पे कर रहे हैं, राजनीति जो है चुनाव में देश की बात हो गया, प्रदेश की बात हो गया। 10 वर्ष तक आपने प्रदेश के अंदर सरकार चलाई है। अगर आपने वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था, पानी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, अगर किसी भी व्यवस्था में ध्यान दिया होगा तो आज आपको गुंडागर्दी करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। आज आप गुंडागर्दी के आधार पर, आप बदमाशी के आधार पर आप जो है कि एक बना करके चुनाव। लेकिन सुरेश जी एक और सवाल, सुरेश जी सवाल अब बनता है, सुरेश जी सवाल अब बीजेपी से भी बनता है और बीजेपी से सवाल ये है कि किस आधार पर आरोप आप लगा रहे कि वो टीएमसी के समर्थक थे जिन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की है, पथराव किया है, किस आधार पर? क्योंकि आधार भी तो पूछा जाएगा ना। क्या पहचाना आपने कुछ लोगों को? आज आधार की बंगाल में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज अगर ये पहली बार कोई घटना हो रही होती, चुनाव की घटना हो रही होती, 10 वर्षों से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया।
आधार की जरूरत आप नहीं समझते। सुरेश जी एक मिनट सुरेश जी एक मिनट, इनके बदमाशों ने पीट ठीक है, पीट ठीक है। करके उसकी हत्या कर दी सुरेश गई। जी मेरा उसके सवाल बाद सुनिए, भी अगर क्या प्रमाण की आवश्यकता है आधार क्या? की बात आप सुनने को तैयार नहीं। सुरेश जी आप कह रहे हैं कि इस समय आधार की जरूरत नहीं है, किसी भी आधार की जरूरत नहीं है, इस तरीके से तो ममता बनर्जी ने भी बोल दिया था। एक मिनट सवाल सुनिए, इस तरीके से तो ममता बनर्जी ने भी बोल दिया था कि बीजेपी वालों ने उन पर हमला किया है जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लगी है, तो ऐसे तो उनको भी आधार की जरूरत नहीं है, जैसे आप बोल रहे वैसे उन्होंने भी बोल दिया था। काजल जी, हाँ। जो चुनाव आयोग ने, मेडिकल रिपोर्ट्स ने और स्वयं ममता बनर्जी ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं गाड़ी से टकराई, मुझे किसी ने मारा नहीं, कोई चोट नहीं आई। नहीं, वो स्वीकार बाद में किया था, स्वयं ही जो है गाड़ी से टकरा गई। स्वीकार बाद में किया, ममता दीदी को सुनिए, ममता दीदी को किसी ने घायल किया होता तो आज पूरी दुनिया देख रही होती। ममता दीदी तो खुद ही टकरा गई गाड़ी से। लेकिन इनके जो बदमाश हैं, इनके जो गुंडे हैं, इनके जो असामाजिक तत्व हैं, वो पूरे प्रदेश में एक तरह से जो गुंडा राज उन्होंने किया है। 2 मई को उस गुंडा राज के समापन का दिवस होगा, यानी 2 मई को जो है कि इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी, इनकी जो अलोकतांत्रिक तरीके से इनकी जो सरकार चल रही है, जो खुलाबाजारी है, जो उगाही है, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन प्रदेश के अंदर है, जो बेरोजगारी उधर पर है, जो इंडस्ट्री सारी कर गई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली सारा समाप्त कर दिया गया, उसका अंत जो है 2 मई को होने जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, अब तक जितना कुछ हुआ है उसका अंत 2 मई को होने जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि वो आधार नहीं समझ रहे, सिर्फ आप पर आरोप लगाया गया है। बोलिए। बस इन लोगों के बस आरोप इनको, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत से, जब से वहां पे बंगाल का चुनाव का डेट आई है, तब से ये लोग आरोप ही लगाते रहे हैं कि टीएमसी ने कर दिया। कोई नॉर्मल व्यक्ति इनसे कोई लड़ाई होती है, घर के आपस में कोई लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं टीएमसी वालों ने कर दिया। इन लोगों को कोई आधार है आप नहीं। भी तो कहते हैं, आप भी तो कहते हैं सुमित मेहरोत्रा जी, आप भी तो यही कहते हैं अगर कुछ हो जाए तो बीजेपी वालों ने किया, कुछ ना हो तब भी बीजेपी वालों ने किया है। ममता बनर्जी खुद टकराई है तब भी बीजेपी वालों ने हमला किया, तो कम तो आप ही नहीं है, कम तो आपकी पार्टी के लोग भी नहीं है। बोलिए। लगी तो उस समय भी इन लोगों ने अपने आप ही आरोप कर दिया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी में इस बार में माहिर है ना कि दूसरों को आरोप लगा। मुझे बताइए, कोई व्यक्ति गाड़ी से लड़ेगा तो उसकी गाड़ी पे खरोच तो आएगी, एंगल से लड़ती तो खरोच तो आती, गाड़ी में कोई खरोच नहीं आई है। पर क्या होता है, चुनाव का समय है, अगर माननीय ममता दीदी ज्यादा उसे तूल देती, ज्यादा वो करती है, उसे दबाया जाता है। जनता प्यार करती है, ना कि हम चाहते हैं वहां पे लड़ाइयां हो या आपस में कोई लड़ाई लड़े। हम चाहते हैं बिल्कुल आराम से वहां पे चुनाव हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है। बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई हो, दंगा हो, लोग मरे, इस वजह से उसे वोट मिल जाएंगे। पर इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये यूपी नहीं है, बंगाल। तो जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, हाँ। काजल जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जिसके पास अपना दूल्हा नहीं हो और 200 सीटें जीतने की दावा करता हो, वो कहां से जीत पाएगा? आप मुझे बताइए, 146 लोगों की लिस्ट अभी आउट करी है केवल। इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, लोकसभा के लोगों को विधानसभा में लड़ा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। आप मुझे बताइए, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं इन्हें, और बात करते हैं 200 सीटें पार करके ले आएंगे। कहां से ले आएंगे? ठीक है आपका जवाब सुरेश जी दे रहे हैं। सुरेश जी, बिना दूल्हे की बारात आप बंगाल में ले जा रहे हैं। काजल जी देखिए, कितनी हास्यास्पद बातें हो रही हैं। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय भी जो है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग यही बात बोलते थे जो आज बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके। आपने देखा होगा कि 40% वोट हम ले आए और 18 सीटों पे हमने सफलता हासिल कर दी। 40 कांग्रेस और सीपीएम ने आपको समर्थन नहीं दिया था, आप भूल गए हैं। आप उठा के देखिए, कांग्रेस और सीपीएम नहीं लड़ती। अभी जो चुनाव होगा, अरे भैया चिल्लाओ मत, मैं नहीं चिल्लाया, थोड़ा शांत रहो। देखिए आपको बताऊं कि जब 2019 का जो रिजल्ट आया तो 18 सीटें हम जीत करके एक बड़े दल के रूप में वहां पर उभरे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 पार, जो हमारे नेता अमित शाह जी ने कहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 पार करेगी, निश्चित तौर पर 200 पार करेगी। वो 200 पार सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर घबराहट है, इनके मन के अंदर बौखलाहट है, घबराहट है। और आज तृणमूल कांग्रेस अंदर ही अंदर इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी वहां की मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ रहा है कि भाई मेरी मदद कर दे, नंदीग्राम में मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं वहां जीतने वाली नहीं हूं।
आज स्थिति क्या है कि नंदीग्राम के चुनाव से ही पूरे बंगाल का पता चल जाता है कि क्या स्थितियां परिस्थितियां ममता दीदी को वहां पर हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार की सारी योजनाओं को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया गया, वहां के लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई। आखिर जो है कि भाई आपका उस जनता से जिसने प्यार दुलार से चुना था, उसको अगर भारत सरकार से सुविधाएं मिल रही थी तो उसको वंचित क्यों कर दिया गया? ठीक है, ठीक है सुमित लोग मेहरोत्रा पूछ जी, रहे हैं, जवाब दीजिए कि प्रदेशवासी सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को क्या डर लग रहा है? काशिदा जी, अगर डरती तो नंदीग्राम से क्यों लड़ती, वो पीछे हट गई होती। वो बिल्कुल डरती नहीं है, सीपीएम सरकार से भी नहीं डरी थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी से क्या डरेंगी? 32 साल की सरकार फिर बात बात पर शुभेंदु अधिकारी का नाम क्यों आ जाता है? साल की सरकार है, उनकी जुबान पर फिर बात पर शुभेंदु अधिकारी का नाम कैसे आ जाता है? और अकेले निडर होकर लड़ती हैं, वो ईमानदार है इसलिए लड़ाई लड़ती है, और जो चैलेंज देता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करती है कि अब मैं वहीं से ही लड़ूंगी। चैलेंज कराता है कि नंदीग्राम से लड़के दिखाइए, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करा। वो डरेंगी क्यों? वहां की जनता प्यार करती है, वहां की जनता उन्हें नेता बनाती है, वहां की जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, और फिर तीसरी बार वहां की जनता उन्हें सीएम बना के भेजेगी। जीतने का दावा तो शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं, बिल्कुल उसी सीट से जीतने का दावा शुभेंदु कर रहे हैं। नंदीग्राम से नहीं, शुभेंदु अधिकारी जी भूल गए हैं। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी लड़े थे तो उन्हें वोट परसेंटेज मिला था, जब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो 10,000 वोटों से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ये पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, 2016 में 10,000 वोट मिले थे। सुमित मेहरोत्रा जी, आपको कैसे पता चल गया कि आपकी पार्टी में ज्यादा वोट आया, बीजेपी में आने के बाद उनको कम वोट मिलेंगे? ये आपको कैसे पता चल गया? हो सकता है उनकी जो लोकप्रियता है बढ़ गई हो सकता है। पिछले नहीं काजा जी, कहां से? पिछली बार 30 में से 27 सीटें टीएमसी ने जीती थी। कहां से जीती भारतीय जनता पार्टी ने? आप मुझे बताइए ना, कहां जीती? तो वहां की ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है, दूल्हा नहीं है। कई खामियां हैं। आज 7 सालों के अंदर विकास के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बात करें तो कोई बात नहीं करेगा, केवल जय श्री राम, बीजेपी वाले कहते हैं एक मिनट अब बीजेपी सुमित जी अब बीजेपी वाले कहते हैं कि उनको दूल्हे की जरूरत नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, दूल्हा बाद में आ जाएगा। तो प्रधानधानमंत्री को सीएम बनाएंगे, शादी हो जाए एक बार। एक मिनट पहले सुमित मेहरोत्रा जी, ठीक है आप बीजेपी वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, दूल्हा बाद में आ जाएगा, पहले शादी वादी हो जाए, उसके बाद देख लेंगे क्या होता है। अरे तो मोदी जी को लड़ा देते ना। हाँ। मोदी जी को लड़ा देते नंदीग्राम से ममता दीदी के सामने, पता लग जाता कि कितनी पॉपुलेशन है इनकी, कितनी पॉपुलर है ये लोग, कि मोदी जी हैं या ममता दीदी हैं, पता लग जाता है नंदीग्राम। ठीक है सुरेश जोशी जी आपका जवाब दे रहे हैं। मतलब सुरेश जी, बीजेपी के दूल्हे का इंतजार बेसब्री से पश्चिम बंगाल में, क्यों नहीं किसी का नाम घोषित कर देते? और खासकर टीएमसी वालों को और टीएमसी कोई लड़ाई नहीं लड़ती है, दंगा नहीं, ये कुछ नहीं करती, ईमानदारी से चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खेल रही है, वहां की जनता बाखूबी देख रही है। आपका ही जवाब वो दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, मुझे तो ऐसा आभास होता है कि दूसरे चरण में नंदीग्राम में चुनाव होना है, जहां से ममता दीदी लड़ रही है, बिल्कुल। और जब दूसरे चरण में वहां चुनाव होगा, शायद 1 तारीख को वहां संभवतः चुनाव है, तो शाम तक ममता जी को पता चल जाएगा कि मैं नंदीग्राम हार रही हूं। ऐसा ना हो कि कहीं वो फिर अंतिम चरण का जो चुनाव होना है, उस चरण के चुनाव में किसी अन्य सीट से नॉमिनेशन करा लें। ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं अभी, क्योंकि नंदीग्राम से ममता दीदी चुनाव हार चुकी हैं। वहां की जनता ने का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये मित्र हमारे कह रहे हैं कि आप ठीक है ब्रेक पर जाना होगा, आप दोनों की बात पूरी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हो, ब्रेक के बाद सवाल यही होगा, छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैं इर्तजा हसन एडवोकेट, निवासी गोविंदपुर खुर्द, तहसील जिला मुरादाबाद निवासी हूँ। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से व अधिवक्ता गणों की तरफ से समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और इसके साथ साथ मुस्लिम व्यक्तियों के लिए शब बारात की भी शुभकामनाएं देता हूं। और होली के पावन पर्व पर मैं अपने देशवासियों को जो फौज पर हैं और रक्षा कर रहे हैं, दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। मेरा मकसद देश में भाईचारा और एकता का है। इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि दोनों पर्व कर सब भाईचारे के साथ मनाएं। पुलिस प्रशासन की भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपना शासन की तरफ से भाईचारा बनाए रखें। हमारे मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन की बहुत दूर तक तारीफ है कि भाईचारा बनाए हुए हैं और किसी प्रकार की कोई भी यहाँ बदगुमानी नहीं होने दे रहे हैं। मैं फिर समस्त देशवासियों को भाईचारे के लिए मुबारकबाद देता हूँ। शब बारात व होली के दोनों त्यौहार एक साथ हैं। आपसी भाईचारा बनाए रखें और शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं। मेरा नाम हाजी जमील सैफी है। मैं ग्राम मिलक भोजपुर आशा का निवासी हूँ, ब्लॉक मुंडा पांडे। और अब मैं अपनी तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ साथ ही क्योंकि शब बारात भी है तो मैं मुस्लिम भाइयों को शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ग्राम प्रधान प्रत्याशी भी हूँ ग्राम भोजपुर आशा का। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से, अपने क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करूँगा कि इस त्यौहार को बहुत ही शांति के तरीके से मनाएं और कोई भी किसी तरह का विवाद कहीं ना हो। अपने आसपास भी और अपने गांव के लोगों को भी मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पूरी तरीके से बंगाल की सियासत जो है गरमाई हुई है, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। सुमित मेहरोत्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। ये गाड़ी पर हमला, गुंडागर्दी, गालियां, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कब तक इस तरह से चलता रहेगा? क्या हम 2 मई से पहले पश्चिम बंगाल की कुछ अच्छी तस्वीरें देख पाएंगे? जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। देखिए, हम लोग कोई लड़ाई दंगे पे ऊपर विश्वास नहीं रखते। आपको कुछ तय नहीं करना, आपको कुछ तय नहीं करना, सरकार आपकी है।
सरकार हमारी है, सरकार इस समय चुनाव आयोग के अंडर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जरूर है वहां पे माननीय ममता दीदी, पर इस समय चुनाव आयोग का अंडर आ जाता है सारी चीजें, ये आप मत भूलिए। ये हमारे माननीय प्रवक्ता साहब को ही मालूम होगा, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को ही मालूम है कि वहां पे जो सिस्टम अब है वो चुनाव आयोग के अंडर में है। ठीक है, वो सबको पता है, वो चीज सबको पता है। जिम्मेदारी तो बनती है ना, जिम्मेदारी तो बनती है ना। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर अगर हमला होता है तो क्या वो टीएमसी पार्टी कराती है? ये कौन सी बात होती है? ये इसमें ये तो निराधार है, कोई वो नहीं कि टीएमसी पार्टी ने कोई हमला नहीं करा है। और अगर एक मिनट और अगर टीएमसी के किसी नेता या किसी पर भी हमला होता है तो क्या वो बीजेपी वाले करवाते हैं? काजल जी, जो अभी नंदीग्राम में जो आज बात हुई है उसमें, तो मैं उस पर पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए उनके ऊपर जो हमला हुआ क्या टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा है? इनके पास सबूत है तो दे, ये झूठा अफवाह मत फैलाएं। बिल्कुल बात वही आ गई, बात फिर भी वही घूम फिर कर आ गई। नहीं, बात फिर मेरी बात सुनिए, ये बात यहाँ से आगे बढ़ी नहीं है। मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। बात यहीं पर अटकी हुई है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ी है। एक मिनट सुनिए, बात यहीं पर अटकी हुई है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ी है। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि अगर टीएमसी वालों पर हमला हो जाता है तो बीजेपी पर आरोप लग जाता है, अगर बीजेपी वालों पर हमला हो जाता है तो टीएमसी पर आरोप लगता है। तो लगभग दोनों तरफ जो परिस्थिति है वो एक जैसी है। क्या कोई अच्छी तस्वीर है 2 मई से पहले ये देश देख पाएगा पश्चिम बंगाल की? काजल जी, हम खुद चाहते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। आपसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि ये तो बीजेपी वालों के हाथ में है। एक मिनट, आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो आप बोल देते हैं कि ये बीजेपी वालों के हाथ में है। आप तो ये बोल देते हैं ना। आज मुझे बताइए, जो चुनाव 2 चरण 3 चरण में समाप्त हो सकता था उसे 8 चरण में करने की क्या जरूरत थी? वहां मत ले जाइए, वो डिबेट पुरानी हो गई है, वो डिबेट का विषय पुराना हो गया है। सुमित मेहरोत्रा जी, वो डिबेट का विषय पुराना हो गया। हमने बहुत डिबेट उस पे की है, आप भी उसमें आए हैं, वो पुराना हो गया। लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो उसका जवाब दीजिए आप। मैं उसी पे आ रहा हूँ। खूनी संघर्ष जितना कम होगा उतना फायदा होगा वहां की जनता को, हम ये चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी खूनी संघर्ष सिर्फ बीजेपी करा रही है, सिर्फ बीजेपी वाले कराते हैं। आप बिल्कुल ठीक है। सुरेश जोशी जी जवाब दीजिए, सुरेश जी जवाब दीजिए। देखिए काजल जी, पहली बात मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, विकास ये तभी संभव हो सकता है जब वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार भी जो चुनी जा रही है वो सरकार चुनी जाएगी। 2 मई को वहां से टीएमसी की और दीदी की विदाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनेगी। और उस सरकार बनने के बाद वहां बहुत तेज गति से विकास प्रारंभ होगा, बेरोजगारी बंगाल की समाप्त होगी। भारत सरकार की जितनी योजनाएं इस सरकार ने रोकी हैं, सभी योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा। वहां की कानून व्यवस्था को ठीक किया जाएगा और जितने भी इस तरह से गुंडागर्दी, बदमाशी, जितने अराजक तत्व हैं उन सारे तत्वों को आकर के जेलों में बंद किया जाएगा। और वहाँ जो जनता है, वहाँ की जो मातृशक्ति है, सुरेश जी, अब उनसे यही सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो सारा आरोप बीजेपी पर लगा देते हैं कि जितनी गुंडागर्दी है, जितना खून खराबा है, वो सब कुछ बीजेपी वाले करा रहे हैं। उनका यही कहना है। सुनिए, आप सुनिए, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ये स्टेट की सरकार का काम होता है, ये भारत सरकार का काम नहीं है। ये जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, जो उनका मंत्रिमंडल है, जो उनकी सरकार है, ये उसका विषय है। अब आप देखिए कि 10 साल से किस तरह की अराजकता बंगाल के अंदर है, क्राइम रेशियो क्या वहां पर है, वहां पर महिलाओं के साथ, बहनों के साथ किस तरह के अत्याचार, दुराचार वहां पर हो रहे हैं। उस प्रदेश की सारी इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया गया है। आज पूरी इंडस्ट्री वहां जाने को तैयार नहीं है बंगाल के अंदर, क्योंकि इस तरह से गुंडागर्दी है, तोला बाजारी है, भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, घपले हैं। ये तमाम ऐसी अव्यवस्था है, उस अराजकता उस प्रदेश के अंदर है कि उस अराजकता को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पश्चिम बंगाल से आह्वान कर रहा है कि भाई आप इस बदमाशी, गुंडागर्दी से अगर आपको निजात पानी है तो ममता दीदी से अपना जो है कि मोह
समाप्त करना होगा और ममता जी दीदी को पराजित करना होगा, और 2 मई को उसका नतीजा आप हम सबको मिलेगा। और उस दिन जो है कि बंगाल में सुख, शांति, समृद्धि, जो एक सोनार बंगला का जो नारा है, वो तभी साकार हो सकता है जब वहां भारतीय। सुरेश जी, एक और सवाल मेरा, जो उनसे मेरा सवाल था, जो टीएमसी से मेरा सवाल था, वही एक सवाल बीजेपी से है कि जिस तरीके से की मारकाट वहां पर हो रही है, खून खराबा वहां पर हो रहा है, गुंडागर्दी वहां पर लगातार हो रही है, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अब टीएमसी से ये सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि ये बीजेपी के हाथ में है, अगर बीजेपी वाले चाहें तो इसको सुधार सकते हैं और अच्छी तस्वीरें हम देख सकते हैं। आपका जवाब क्या होगा? उन्होंने आप पर डाल दिया, पूरा ठीकरा आप पर फोड़ा है। काजल जी, देखिए हम लोग पूरा देश जानता है, सुख शांति भी जानता है कि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना वो राज्य सरकार, जिस तरह से वहां पर नौकरशाही और जिस तरह से वहां का पुलिस प्रशासन ममता के इशारों में जो है कि वहां पर रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है, वहां पर लोग मर जा रहे हैं, उनकी एफआईआर भी होती है, वहां पर जो है मोहल्ले में आग जलती है, पुलिस नहीं जाती है, जहाँ पर जो है कि काफिले को रोका जाता है वहां पर 1-2 घंटे तक जो है कि लोग नहीं जाते हैं, कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड नहीं किया जाता है। तो जब इस तरह की लॉ एंड आरोपियों को कानून वहां पर है, ममता जी के दीदी के इशारे पर चल रहा हुआ, कई रंगीन मुकदमे लगे हुए हैं, 18 से 19 लोगों को टिकट दिया, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, ठीक है, अगला सवाल सुमित मेहरोत्रा जी से होगा। ठीक है, समय की भी कमी है और उनसे मेरा अगला सवाल है कि सब कुछ अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सब कुछ टीएमसी के हाथ में है, सब कुछ ममता बनर्जी के हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ममता बनर्जी के हाथ में, उसके बावजूद ठीक है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही है। जवाब दीजिए सुमित मेहरोत्रा जी, जवाब दीजिए, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही है। जी काजल जी 2 तारीख को जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे खेल खेला है, इन्हें भगाने का काम करेगी जनता बिल्कुल जानती है कि कौन वहां पे सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। पर ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है केवल एक बंगाल ही से दिखाई पड़ रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है, इन्हें वो और दिखाई नहीं पड़, केवल बंगाल की सत्ता हमें मिल जाए। कैसे मिल जाए? हमें वहां पे खूनी संघर्ष करना पड़े, मशीनें खराब करनी पड़े, कुछ भी करेंगे, पर वहां पे जनता। चलिए, सत्ता किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो बंगाल की सियासत में पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है, मुकाबला सीधे बीजेपी बनाम टीएमसी। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।